हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर देखने वाले हैं। एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप एटमॉस्फेयर के बारे में और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये सब पढ़ना होगा तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रांस गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लेंगे। ये टॉपिक जो है वो आपको काम आएगा अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो। अगर 11th-12th में आप हो फिर भी, ग्रेजुएशन में हो तब भी और पीजी में हो तो तब भी, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। ऑलमोस्ट ईवीएस के हर क्लास में ये टॉपिक जो है वो होगा ही होगा। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मेजर गैसेस देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। जैसे कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर मिक्सचर होता है गैसेस का जो हमारे प्लैनेट को कवर किए हुए है। ये एटमॉस्फेयर जो है ये हर प्लैनेट पे नहीं होता है। हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा यूनिक है जिसकी वजह से हम जो है इस प्लैनेट पे रह पा रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइफ जो है अर्थ पर कभी भी पॉसिबल नहीं होती। जो एटमॉस्फेयर है ये सिर्फ हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ ये हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज से ये हमें बचाता है। दूसरा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो गर्म रह पाता है। अगर यहाँ पर गैसेस नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये प्लैनेट जो है ये बिल्कुल ठंडा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हमारा प्लैनेट जो है वो गर्म रहता है। देन ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी हमें बचाता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा डे टाइम और जो हमारा नाइट टाइम टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती। जैसे कि हो सकता है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर है वो दिन के टाइम होता, और रात के टाइम हो सकता है कि -6, 7 कुछ भी। लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती। वो किसकी वजह से नहीं होती? क्योंकि हमारे अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। वहीं ये एटमॉस्फेयर बाकी प्लैनेट्स में नहीं है तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स उस प्लैनेट में होती हैं। जैसे कि कुछ प्लैनेट बहुत गर्म होते हैं, कुछ बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मेजर एटमॉस्फेयर की गैसेस है कौन कौन सी है। मेनली हम जो मेजर गैसेस देखते हैं वो चार देखते हैं, जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं वो सारी ट्रेस गैसेस या फिर माइनर गैसेस में आ जाती हैं, जो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसमें जितनी भी गैसेस हैं ना उनमें से चार गैसेस जो हैं वो मेजर हैं, जिनमें से 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है। मतलब 100% में से 78% जो है वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। देन हमारा आ जाता है ऑक्सीजन जो 20.9% है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 21% बोलते हैं। देन हमारे पास आर्गॉन आ जाता है जो 0.9 है, इसको भी अप्रॉक्सीमेटली हम 1% बोल सकते हैं। और देन कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितनी कम है, 0.03। और बाकी जितनी भी गैसेस है ना वो 0.17 में ही आती हैं। मतलब इस 0.17 में पता नहीं कितनी हंड्रेड्स ऑफ गैसेस होंगी हमारी। बट फिलहाल हम उन गैसेस को ना देखते हुए अपने मेजर गैसेस पे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी। नाइट्रोजन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उन सबको देखेंगे। देन हम ऑक्सीजन पढ़ेंगे, देन ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ने के बाद कुछ मैं एडिशनल आपको चीज़ें बताऊंगी जो इस टॉपिक के रिलेटेड है। सारी एडिशनल बातें हम लास्ट में करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में आपको कैसे लिखना चाहिए, पीडीएफ के बारे में कुछ इस तरीके की बातें करेंगे। बट पहले हम लोग इन सभी गैसेस को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन देखेंगे, और नाइट्रोजन की जो बेसिक थिंग्स हैं जो सबको पता होनी चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे कि किसी बच्चे ने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, सिंबल नहीं लिखा है, एटॉमिक वेट नहीं लिखा है, तो उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर आपने लिखा है तो आपको प्लस पॉइंट ज़रूर मिलेगा इसका। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है। सिंबल जो है वो N होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम 2s2 2p3 होती है। और एटॉमिक वेट जो है वो 14 होता है। वहीं पे अगर इसकी फ़िज़िकल स्टेट देखें, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो गैस होती है, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है।
ये एडिशनल चीज़ थी, इसको आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा करने के लिए आप डेफिनेटली इन चीज़ों को वहाँ ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए या सिर्फ प्लांट्स के लिए, ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन सभी के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है अगर वो नहीं होगी तो अमीनो एसिड नहीं बन पाएंगे, अमीनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। जैसे कि आपको पता है कि खाने में हम लोग जो भी खाते हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देन उसके बाद फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये नहीं होंगी हमारे खाने में देन हम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से बताया नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमीनो एसिड नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नाइट्रोजन है तो बहुत ज़्यादा, बट वो सारा का सारा गैसियस फॉर्म में है, जो कि N2 जिसे हम बोलते हैं। और N2 फॉर्म में अगर वो है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। तो N2 को हमें चेंज करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में, जैसे कि NH3 में हमने उसको चेंज कर दिया ताकि हम उसको कंज्यूम कर पाए, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर पाए। तो जो N2 है उसको हम नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन बोलते हैं, और जो N की कोई और फॉर्म है या फिर सिंपल N है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो है वो जो रिएक्टिव फॉर्म है वो बहुत कम है, बहुत कम, और जो 78% जो हमने बोला वो सारी की सारी वो है जिसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। लेकिन 90s में ही हमने सीख लिया था कि मतलब ह्यूमंस ने सीख लिया था कि हमने अपना काम कैसे निकालना है, हमने नॉन रिएक्टिव को रिएक्टिव गैस में कैसे चेंज करना है, ये हमने बहुत पहले सीख लिया था। अब तो हम लोग क्या करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो, ताकि हम क्या कर सकें, प्लांट को वो फर्टिलाइज़र दे सकें, प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन मिल पाए और वो अमाइनो एसिड वगैरह ये सब बना सके और हमारे लिए प्रोटीन बना सके जो हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो नाइट्रोजन में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको थोड़ी बता दी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे तो फर्स्ट नंबर पे आती है, बट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो 7th नंबर पे आती है। और जो नाइट्रोजन है वो टाइटन, टाइटन क्या है, सैटर्न का सबसे बड़ा वाला मून। जैसे कि हमें पता है सैटर्न में हमारे पास तो एक ही मून है, वैसे ही सैटर्न के पास जो है वो कितने 62 मून है, जिसमें से सबसे बड़ा टाइटन है। और टाइटन में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए भी, आप इनको याद रख सकते हैं, अदरवाइज अपने पेपर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए भी ये चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो एक इनर्ट गैस है, वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और साथ में इसको जब हम एक्सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक रेडिएशन में तो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो एक ग्लो करती है वायलेट कलर में। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, नाइट्रोजन जो है इस तरीके से ग्लो करती है, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाइट्रोजन है जब भी इस टाइप का एक कलर आएगा। वो कलर आएगा कब, जब हम उसको एक्सपोज करेंगे इलेक्ट्रिक रेडिएशन में। ठीक है, देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर पे इतनी ज़्यादा है क्यों, और कोई गैस भी तो हो सकती थी, नाइट्रोजन ही क्यों 78% है। तो इसका जो आंसर है वो 3 फैक्ट्स में है। सबसे पहले तो ये कि नाइट्रोजन जो है ये वॉलाटाइल है, इसके सभी फॉर्म्स में ये वॉलाटाइल है। वॉलाटाइल होने का मतलब हो गया जो चीज़ ईजिली इवेपोरेट हो जाती है। अब नाइट्रोजन एक बार इवेपोरेट हो गई तो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में इधर उधर घूमती रहेगी मज़े से। और एक अच्छी बात जो है वो ये है कि अनरिएक्टिव है, मतलब गैस फॉर्म में बन गई ना, अब उसको मज़े से बस घूमना है, क्योंकि वो किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो हमेशा नाइट्रोजन बनकर ही हमारे एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये सोलर रेडिएशन में भी स्टेबल है। तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये चीज़ें अगर बाकी गैसेस में भी होती तो हो सकता है कि नाइट्रोजन की जगह कोई और गैस जो है वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती। देन इसके बाद आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप क्या होता है, आई होप पता होगा आपको। आइसोटोप जो है उसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। जो चीज़ सेम नहीं होती वो होता है न्यूट्रॉन का
नंबर। आइसोटोप लिखना ज़रूरी नहीं है, बट सेम अपनी नॉलेज के लिए या फिर अपने पेपर को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप ऐड कर सकते हैं। जो मेन दो नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो है N14 एंड N15। इनकी मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि कितनी कितनी परसेंटेज में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना होगा आप लिख सकते हो, याद रखना होगा रख सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है ऑक्सीजन। जैसे हमने नाइट्रोजन में देखा वैसे ही हम ऑक्सीजन में देखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक वेट जो है वो 16 हम लेते हैं, 15.999 है। सिंबल O होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, 2s2 2p4 होता है, और ये भी इसकी फिजिकल स्टेट भी जो है वो गैस होती है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में ये पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जहाँ हमने एक तरफ बोला था कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं है, वहीं पे ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ना ही इसका कुछ कलर होता है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। ऐसे तो जो इसकी फॉर्म है वो O2 होती है, मैक्सिमम टाइम ये O2 फॉर्म में ही हमें मिलता है। और जो मेन चीज़ें हैं ना इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ, और जो लिक्विड फेज होता है उसमें ये इसका कलर पेल ब्लू होता है, मतलब कि O2 की फॉर्म में तो इसका कोई कलर नहीं होगा, लिक्विड में इसका थोड़ा थोड़ा सा ब्लूइश सा कलर आता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। देन जो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 21% है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला। 21% हमारे पास है ऑक्सीजन। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब नई नई हमारे पास अर्थ बनी थी तो उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था। ऑक्सीजन कहाँ से आई? फिर धीरे धीरे माइक्रोब्स बनना स्टार्ट हुए, यूनिसेलुलर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए। उन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट की, और फोटोसिंथेसिस करने से क्या हुआ? ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हुई। ये ऑक्सीजन कोई ऐसा नहीं है कि 100-200 साल में बन गई है, बहुत से मिलियन साल लगे। मिलियन साल लगने के बाद कहीं जाके हमारी अर्थ आज ऐसी है जैसी हमें दिख रही है। पहले ऑक्सीजन नहीं थी, पहले प्लांट्स नहीं थे, एनिमल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ पहले हमारे पास ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हुई, उसके बाद यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनना स्टार्ट हुए, और बहुत चेंजेस आने के बाद अब हमारी धरती कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो पहले प्रेजेंट नहीं थी। कैसे आई वो हमारे इस अर्थ पे? माइक्रोब्स की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से। देन उसके बाद जो हमारी ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव में वो हमें यार कुछ कंपोनेंट्स बनाती है। जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? वाटर बनाती है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड दोनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपोनेंट कौन बनाता है हमारे पास? ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, मेनली 3 हैं, O16, O17 एंड O18। कितनी कितनी यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मैंने यहाँ लिखी हुई है। देन आता है ऑर्गन। ऑर्गन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये क्या है? एक नोबल गैस है। तो नोबल गैस में से जो सबसे ज़्यादा नोबल गैस मतलब सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो है ऑर्गन। अब क्यों पाई जाती है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ऑर्गन जो है 18 इसका एटॉमिक नंबर है, सिंबल इसका AR है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नियॉन 3s2 3p6 है, और इसका वेट हम 40 लेते हैं। यहाँ पर 39.9 है, तो आप देख सकते हैं अराउंड ऑफ करके इसका 40 आ जाता है। और ये भी एक गैस है, ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब हो गया कि ये बिल्कुल किसी के साथ कुछ भी बॉन्ड नहीं बनाती है, रिएक्ट नहीं करती है। कलरलेस है, कलर भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, और ये 0.90% है जो मैंने बताया था, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि 1% जो है। ठीक है, देन अब हम मेन रीज़न देख लें कि ऑर्गन, बाकी भी तो नोबल गैसेज हैं, वो क्यों नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब 1% की क्वांटिटी में वो क्यों नहीं है, वो देखेंगे हम। तो इसके भी मेन 3 रीज़न है। पहला तो ये है कि ये नॉन रिएक्टिव है, जैसे कि बाकी गैसेज, नोबल गैसेज जो हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं, वो जो हैं वो इनर्ट है, उसी तरीके से ये भी एक इनर्ट गैस है। अगर एक बार एटमॉस्फेयर पे आ गई तो फिर ये एटमॉस्फेयर पर ही रहेंगी, बहुत मुश्किल होता है इनसे पीछा छुड़ाना। देन
ये चीज़ें मतलब जो रिएक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो बाकी के साथ भी है। जैसे कि हमारे पास हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये भी तो है, लेकिन ये सारी जो है ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी के 2 पॉइंट बाकी की गैसेज जो हैं वो फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ ऑर्गन फॉलो कर दिया, इसलिए आज वो इस पोजीशन पर है जिस पोजीशन पे हमें वो अभी दिख रही है। मतलब कि 1% वो हमारे एटमॉस्फेयर का बना रही है, बाकी गैसेज ऐसा नहीं कर रही। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है क्योंकि ये हैवी है। जो हीलियम है वो भी एक नोबल गैसेज है, बट वो बहुत ज़्यादा लाइट है। लाइट होने की वजह से क्या होता है, वो कहीं खो जाती है। जैसे कि वो क्या होता है, धीरे 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 हमारे अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती है, और उसके बाद क्या होता है, अपर एटमॉस्फेयर से वो भाग जाती है स्पेस की तरफ। लेकिन आर्गन के साथ ऐसा नहीं होता। आर्गन हैवी है, एक तो वो अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो हैवी है तो वो नीचे नीचे ही फ्लोट करती रहती है हवा में ही। बट अगर वो अपर एटमॉस्फेयर पे चली भी जाती है तो वो बहुत जल्दी एस्केप नहीं करती, और अगर एस्केप कर भी जाती है तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है। जो हमारी ऑर्गन है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है और हमारी अर्थ में भी प्रेजेंट है। अर्थ का मतलब हो गया अर्थ क्रस्ट में, जो हमारी सॉलिड पार्ट है ना अर्थ का, उसमें भी प्रेजेंट है। तो अगर थोड़ी बहुत ऑर्गन भाग भी जाती है स्पेस में, तो अर्थ जो है वो अपनी लैंड से अपने जो इंटरनल कोर मेंटल वहाँ से इमिट कर देती है, तो हमारा क्या होता है, ऑर्गन जो है वो बराबर हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत लॉस हो जाती है तो हमें अर्थ से वो दोबारा से मिल जाती है, और थोड़ी बहुत हम वहाँ से गेन कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ऑर्गन की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। वहीं पे जो बाकी गैसेस है उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो भाग जाती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से चली जाती हैं स्पेस की तरफ, तो उसकी कमी पूरी करने वाला कोई नहीं होता। बट यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो उसकी कमी खुद ही पूरी कर देती है। देन इसके आइसोटोप्स हैं, 26 आइसोटोप्स हैं, मेन 3 है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। देन हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है, बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 इसका जो है वो फॉर्मूला है। कार्बन, एक कार्बन होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, कलरलेस होता है ये। देन जो कार्बन है ये बहुत देखा जाए तो ये बाकी, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, वहीं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03, जो मैं स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो कितना कम है बाकी कंपैरिजन में। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ना ही हमारी अर्थ पर है, बट और भी जो प्लैनेट्स हैं उन पे भी है। जैसे कि मार्स और वीनस पर तो इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मतलब कि हमारे जो अर्थ है यहाँ पर नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, उनके जो प्लैनेट है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है। कहाँ कहाँ, वीनस में और मार्स में। अगर जैसे वाटर है ना, वाटर जब फ्रीज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। उसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज हो जाए तो वो क्या बनाता है, वो ड्राई आइस बनाता है। आई होप ये ड्राई आइस आपने सुना होगा। ड्राई आइस जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है केमिस्ट्री में। ड्राई आइस में एक जो क्वालिटी है ना वो ये है कि ड्राई आइस जो है वो लिक्विड नहीं होता। ड्राई आइस सीधे चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास आइस है ना, आप फ्रिज में से आइस क्यूब निकालो तो वो क्या होगा, थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके वो पानी बन जाएगा, और उस पानी को जब आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। बट ऐसा ड्राई आइस के साथ नहीं होता। ड्राई आइस होती क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जब फ्रीज हो जाती है वो ड्राई आइस बन जाती है। और ड्राई आइस में क्या होता है, वो लिक्विड नहीं बनती, वो मेल्ट नहीं होती, वो सीधे गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जिस तरीके से पानी जब वेपर्स में बनता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं ना, वैसे ही जब सॉलिड सीधे गैस में बन जाता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो हम मार्स है ना, मार्स में जो आइस होती है ना, वो जैसे कि हमारे यहाँ पर आर्टिक सर्कल है, अंटार्कटिका है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारे पास फ्रीज वाटर है। वहाँ पर हमारे पास फ्रीज वाटर है, फ्रीज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बट मार्स में क्या होता है, फ्रीज वाटर के साथ साथ फ्रीज कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। हमारे यहाँ पर नॉर्मल आइस है, बट मार्स में क्या होता है, नॉर्मल आइस के साथ साथ ड्राई आइस भी होती है। ड्राई आइस क्या होता है वो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ये बात रही मार्स की। अब वीनस पे क्या होता है, वीनस पे 96.5% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड से होता क्या है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना, वहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाता है, 460
65 डिग्री सेल्सियस तक का वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। और हमारे यहाँ तो इतना टेम्परेचर कभी भी नहीं होता, अभी 50 तक होता है, बट बिल्कुल इतना टेम्परेचर नहीं होता। और वहाँ पर देखो 465, इतना किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। हमारे यहाँ पर कितनी है? 0.03। इसकी वजह से हमारा यहाँ का टेम्परेचर कुछ कुछ जगह पे 50 तक जा रहा है आजकल, 50, 40, 50 इतना, ठीक है। और वहाँ पर कितनी है? 96%। तो आप लगाओ वहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। आई होप आपने ये सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है। वो करती क्या है कि जब सन से रेडिएशंस आती है ना, वो उसको ट्रैप कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। अगर वो उसको ट्रैप ना करे, सनरेज जैसे ही आए वैसे ही वो वापस भेज दे, तो यहाँ पर भी बर्फ़ ही जमी रहे, यहाँ पर गर्मी हो ही ना। जो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम चाहते हैं कि हो ही ना। अगर बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना होगी, तब भी हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो जितना क्वांटिटी में है उतना ही क्वांटिटी में रहे, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। आजकल हो क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मतलब जितनी गर्मी हमें चाहिए ना, उससे ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, वो ज़्यादा रेडिएशन ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से अर्थ ज़्यादा गर्म हो रही है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने नहीं देना। देन इसके भी आइसोटोप्स हैं, वो लिखे हुए हैं मैंने। कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 भी होता है, कितनी कितनी परसेंटेज में है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें मैंने मेजर गैसेस जो थी वो लिखी थी, उनकी परसेंटेज लिखी थी, उनके आइसोटोप्स लिखे थे, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो रीज़न थे, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिले होंगे आज की इस वीडियो में, आज की इस स्लाइड्स में। तो आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको इस टॉपिक को आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं ना। आई होप इस टॉपिक पे आपको कुछ और डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको इस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी, आप तब भी कर पाओगे। ये मटेरियल जो है ये मैं आपको PDF की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, अपना मटेरियल तैयार कर सकते हो। उस मटेरियल को आप लोग किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हो, अपने असाइनमेंट के लिए कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम में जो आपके आंसर्स लिखने हैं उसके लिए कर सकते हो। इस यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं, जैसे कि मैंने आइसोटोप्स यहाँ पर डाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर वो स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें डाली हैं। वो चीज़ें अगर आप अपने एग्ज़ाम में डालोगे या कहीं पर भी वो चीज़ें लिखोगे, तो आपको उसका प्लस पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने आपको ये मटेरियल जो भी था, ये जो टॉपिक था, इसको मैंने समझाने के साथ साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, जिससे आप जो मार्क्स हैं उनको गेन कर पाओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेस केसेस के बारे में पढ़ेंगे। आप जितने भी आपके पास टॉपिक्स आएंगे ना, जितने भी मैं आपको टॉपिक दूंगी ना एनवायरमेंटल साइंस के, उस सब टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। सिर्फ आपको समझ नहीं आएगी, समझ के साथ साथ आपको मटेरियल भी यहीं पे मिल जाएगा। और मटेरियल भी कोई सिंपल सा नहीं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, वैसा ही मटेरियल मैं आपके लिए लाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर कुछ भी आपके सजेशंस हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आपको इन्वायरमेंटल साइंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।